हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का कंटिन्यू सेशन करेंगे। आपके मैग्नेट से प्रश्न है जो 2022 में ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था, ग्रुप डी का पेपर हुआ था, वहाँ भी अच्छा खासा प्रश्न बना था। और इसी तरीक़ा से संभावना बन रहा है कि एलपी जेई और टेक्नीशियन में जो प्रश्न आएगा, एलपी टेक्नीशियन और जेई में जो प्रश्न देखने को मिलेगा वो प्रीवियस के अकॉर्डिंग और जो नज़दीकी पेपर हुआ है 2022 के अकॉर्डिंग ही सेट करेगा। तो आज मैग्नेट का देखेंगे और इसी तरीक़ा से आगे भी जिससे ज़्यादा प्रश्न बना है पिछले पेपर में उसी हिसाब से हम आगे लाते रहेंगे। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि मेरा एनटीपीसी में जीए का भी पार्ट चलाया जा रहा है और मैथ का भी चलाया जा रहा है। आपको पता प्रश्न बोला गया है, देखिएगा प्रीवियस पेपर ही उठाए हैं, जो प्रश्न बना है 10 से प्रीवियस पेपर में देखिएगा आरआरबी एलपी टेक 2018 और 2022 में भी प्रश्न पूछा गया था। इसी तरीक़ा से आने वाले पेपर में भी संभावना बन रहा है कि इससे पेपर अच्छा खासा सेट किया जाएगा। आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न बोला गया है कि एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा क्या होती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा क्या होती है, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होती है। अगर आपको हम बताते हैं कि जिसे लीजिएगा तो ये होता है, जिसे मान लेते हैं कि मैग्नेट लिए और एक हुआ नॉर्थ पोल और एक हुआ साउथ पोल, नॉर्थ पोल हुआ और एक साउथ पोल हुआ। तो बाहर की ओर जाता है तो बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ जाता है, बाहर से नॉर्थ साउथ जाता है, बाहर से नॉर्थ और साउथ जाता है, मतलब उत्तर से दक्षिण जाता है। और मैग्नेट के अंदर बोलेगा तो साउथ से नॉर्थ जाता है। तो यही प्रश्न बोला है कि चुंबक के अंदर, तो चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगा और चुंबक के बाहर जाएगा जो नॉर्थ से साउथ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक गॉस बराबर क्या होता है। एक गॉस बराबर अगर बात करिएगा कि एक गॉस बराबर, तो एक गॉस बराबर होता है 10 के पावर 4 टेस्ला, 10 के पावर माइनस 4 टेस्ला होता है, 10 के पावर माइनस 4 टेस्ला होता है। अगर बात करिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है और इसी का सीजीएस मात्रक होता है गॉस। इसी का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो गॉस होता है। तो सीजीएस मात्रक पूछेगा तो गॉस होता है और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछेगा तो टेस्ला होता है। और यही एक टेस्ला बराबर, एक गॉस बराबर अगर बात करेगा कि एक टेस्ला बराबर कितना होता है, तो एक टेस्ला बराबर होता है 10 के पावर 4 गॉस होता है, 10 के पावर 4 गॉस होता है। और इसी का उलट दीजिएगा कि एक गॉस बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 4 टेस्ला होता है। तो इस तरीका से घुमा फिरा के पेपर में क्वेश्चन आते रहता है। तो यहाँ ख्याल रखिएगा, काहे कि देखिए 10 के पावर 4 जो गॉस होता है एक टेस्ला बराबर, उसी तरीके से याद रखिएगा कि एक गॉस बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 4 टेस्ला होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला हो गया, सीजीएस मात्रक गॉस हो गया और टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला कि निम्न में से कौन सा फ्लक्स का एक इकाई नहीं है। अगर फ्लक्स का अगर बात करते हैं कि फ्लक्स का इकाई नहीं है, फ्लक्स का इकाई नहीं है, बोला कि कौन सा है जो फ्लक्स का इकाई नहीं है, तो फ्लक्स का इकाई टेस्ला नहीं है। अगर फ्लक्स का बात करते हैं तो फ्लक्स जो होता है वो मैक्सवेल हो गया और वेबर हो गया, ये दोनों मात्रक होता है। अब फ्लक्स का बात करिएगा तो चुंबकीय जो फ्लक्स कटता है, जैसे ये बताइए कि ये हम मैग्नेट लिए और ये मैग्नेट से ये हुआ नॉर्थ पोल और ये हुआ क्या, साउथ पोल, ये हो गया क्या, साउथ पोल होगा। अब नॉर्थ से साउथ जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलता है, नॉर्थ से साउथ जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलता है इस तरीका से निकलेगा और ये समूह होता है, चुंबकीय बल रेखाएं के समूह को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो फ्लक्स का एसआई मात्रक अगर बोलेगा कि फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो मैक्सवेल होता है। एक सेकंड देखिएगा, आपको हम बता देते हैं। जैसे ये बताइए कि फ्लक्स का एसआई मात्रक बोलेगा तो क्या मारना है, तो वेबर मारना है। फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है और सीजीएस मात्रक पूछेगा कि सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो मैक्सवेल होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो मैक्सवेल होता है। उसी तरीका से अगर बात करिएगा तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इसका है। लेकिन टेस्ला को हम बताए थे कि टेस्ला जो होता है वो टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है कौन सा, तो टेस्ला होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा है,
देखिएगा निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में आपको सत्य का ढूंढना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में देख लीजिएगा, जिसे बोला कि यह अस्थायी चुंबक होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसे मानते हैं कि जो विद्युत से अगर कोई भी चालक में धारा प्रवाहित करवाइएगा तो वहाँ एक मैग्नेट जनरेट होता है, उसी को हम बोलते हैं अस्थायी चुंबक। क्या बोलते हैं? अस्थायी चुंबक बोलते हैं। जब वहाँ से चालक जिसे विद्युत प्रवाहित बंद करिएगा तो वहाँ से मैग्नेट खत्म हो जाता है, और जब विद्युत दीजिएगा तो एक चारों ओर वृत्तीय रूप में क्या होता है, तो मैग्नेट जनरेट हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक है, तो सही है। उसी तरीके से बोला कि इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होता है। तो ये भी सही है कि उसकी जो क्षमता है उसको पोल के बीच के साथ भिन्न होता है, या कि क्षमता डिपेंड करेगा कि कौन हिसाब से इलेक्ट्रिक दिया गया है। और ऑप्शन में देखिएगा आपसे गलत पूछा है, देखिएगा फिर इसमें बोला है कि ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, तो गलत है। इसका ध्रुवीकरण किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी क्षमता बदला जा सकता है, तो इसका क्षमता भी बदला जा सकता है। सिंपल आपको बता देते हैं कि एक होता है अस्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक, और एक होता है अस्थायी चुंबक। एक होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक का बात करेगा तो जो कठिनता से चुंबक ग्रहण करता है और कठिनता से ही चुंबक को त्याग करता है, और ये किसका बना होता है? तो यह स्टील का बना होता है। यह स्टील का बना होता है। और अस्थायी चुंबक का अगर बात करेगा किसका बना होता है, तो मृदु लोहा का बना होता है। मृदु लोहा का बना होता है। मृदु लोहा का बना होता है। कौन सा? तो अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कि ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, ध्रुवीकरण किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपसे प्रश्न पूछा कि कौन सा गलत है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, अगले प्रश्न में है कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन के द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बोला है कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन के द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये किया था मैक्सवेल ने। किसने किया था? तो मैक्सवेल ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल ने किया था। अगर आइजैक न्यूटन का बात करेगा तो प्रकाश के बारे में भी दिया था। आइजैक न्यूटन ने प्रकाश के बारे में बोला था कि प्रकाश एक क्या है, तो प्रकाश एक कण है। प्रकाश एक कण है। कौन बोला था? तो न्यूटन ने बोला था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि विद्युत मशीन का क्रोड जो बना होता है, विद्युत मशीनों का जो क्रोड है, क्रोड पटलित क्यों बनाते हैं? विद्युत मशीन का क्रोड है जो पटलित क्यों बनाया जाता है? वो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए बनाया जाता है। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्या है, तो क्रोड को पटलित बनाया जाता है। मतलब पट्टी के जो समान होता है ना, पट्टी के समान देखिएगा कि क्रोड होता है जो पट्टी के समान होता है, तो उससे बनाने से फायदा ये होता है कि भंवर धारा को हानि को कम किया जाता है। भंवर धारा हानि को क्या कम किया जाता है? तो कम किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है 16 नंबर में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होता है। अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित को पैरा चुंबक कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो पैरा चुंबक या पैरा मैग्नेटिक कहते हैं। आपको हम बता देते हैं कि अगर चुंबक का बात करेगा तो एक होता है पैरा मैग्नेटिक, एक होता है पैरा मैग्नेटिक, एक होता है डाईमैग्नेटिक, एक होता है डाईमैग्नेटिक, और एक होता है पैरामैग्नेटिक, और एक क्या होता है? तो एक होता है फेरोमैग्नेटिक। एक होता है फेरोमैग्नेटिक। एक होता है डाईमैग्नेटिक, एक हो गया पैरामैग्नेटिक, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। आपसे बोला है कि प्रत्याकर्षित होने वाले पदार्थ कहलाता है कौन सा? तो पैरा चुंबक कहलाता है। कौन कहलाता है? तो पैरा चुंबक कहलाता है। और पैरा चुंबक आपको हम बता देते हैं कि इसमें जो परमेबिलिटी होता है, चुंबक का जो गुण होता है, एक से कुछ कम होता है। मतलब इकाई से बोलेगा कि इकाई से कुछ ज़्यादा होता है, तो इकाई से कुछ ज़्यादा होता है किसमें? तो पैरामैग्नेटिक में होता है। लेकिन डाईमैग्नेटिक में बोलेगा तो इकाई से कुछ कम होता है। इकाई से कुछ कम होता है, इकाई से कुछ कम होता है किसमें? तो डाईमैग्नेटिक में। और फेरोमैग्नेटिक में होता है जो 1000 से भी ज़्यादा होता है। 1000 से ज़्यादा होता है, तो 1000 से ज़्यादा होता है फेरोमैग्नेटिक में। अगर हिंदी में अगर बात करेगा तो डाईमैग्नेटिक को प्रतिचुंबक कहते हैं, पैरामैग्नेटिक को अनुचुंबक कहते हैं, और फेरोमैग्नेटिक को हम कहते हैं लौह चुंबक कहते हैं। तो इस तरीके से याद रखेगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा पैरा चुंबकीय। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? अनुचुंबकीय को ही हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक बोलते हैं अनुचुंबकीय को ही। तो बोला है कि अनुचुंबकीय कौन सा है? तो अनुचुंबकीय हो जाता है एल्युमिनियम। अगर अनुचुंबकीय की बात करेगा तो ऑक्सीजन के साथ साथ लास्ट में जो मान लगा हो रहता है, लास्ट में मान लगा हो और साथ में ऑक्सीजन हो, उसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय बोलते हैं। अगर निकेल कोबाल्ट और लोहा का अगर बात करेगा, निकेल कोबाल्ट और लोहा का, तो ये होता है लौह चुंबक।
ये कौन सा होता है? तो लौह चुंबक होता है। याद रखिएगा ये क्या होता है? तो लौह चुंबक होता है। और ये अनुचुंबकीय बोलेगा तो एल्युमिनियम हो गया। लास्ट में मा लगा हो वो अनुचुंबकीय और ऑक्सीजन होता है। क्या ऑक्सीजन के लास्ट में मा ना है, इसीलिए याद रखिएगा कि ऑक्सीजन भी एक अनुचुंबकीय है और लास्ट में जिसका मा लगा होता है वो संभावना ज़्यादा बनता है किसका? तो वो अनुचुंबकीय का बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, तो चुंबक से प्रतिकर्षित होता है तांबा। अगर यही बात करिएगा कि चुंबक के बारे में, तो आपको हम बताएं कि एक होता है जैसे डाईमैग्नेटिक होता है, एक होता है डाईमैग्नेटिक, इस एक सेकंड, अगर बात करिएगा तो एक होता है डाईमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। एक होता है फेरोमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक को बोलते हैं हम प्रतिचुंबक, इसको क्या बोलते हैं? तो प्रतिचुंबक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको अनुचुंबक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको लौह चुंबक बोलते हैं, लौह चुंबक बोलते हैं। ये बताइए कि चुंबक से प्रतिकर्षित का गुण कौन रखता है? तो प्रतिचुंबक रहता है। और इसमें एग्जाम्पल कौन रहता है? तो एग्जाम्पल रहता है जैसे तांबा हो गया, फिर विस्मित बोलेगा कि विस्मित हो गया, फिर उसी तरीका से याद रखेगा नमक भी हो गया। तो ये सब क्या होता है कि चुंबक के प्रतिकर्षित गुण रखता है। लेकिन ये अणु चुंबकीय होता है जो आकर्षित गुण रखता है, लेकिन अल्प मात्रा में रखता है, अल्प मात्रा में आकर्षित गुण रखता है, अल्प मात्रा में आकर्षित गुण रखता है। और इसको पहचान करने के लिए ऑक्सीजन और लास्ट में मा लगा होता है, वो होता है अणु चुंबक। और लौह चुंबक का बात करेगा तो इसी में याद रखेगा निकेल, कोबाल्ट और आयरन। निकेल, कोबाल्ट और आयरन ये तीनों होता है जो क्या होता है? तो फेरोमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, आपसे प्रश्न में जो पूछा गया है, बोला है कि पदार्थ का कौन सा प्रतिकर्षित गुण रखता है? ये बताइए प्रतिकर्षित गुण कौन रखेगा? तो तांबा रखेगा। प्रतिकर्षित गुण कौन रखेगा? तो तांबा रखेगा। सोडियम हो गया कौन सा? तो अनुचुंबक। सोडियम हो गया अनुचुंबक, एल्युमिनियम भी अनुचुंबक हो गया। और कोबाल्ट हो गया जो फेरोमैग्नेटिक हो गया, मतलब लौह चुंबक हो गया, लौह चुंबक हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हम बोले कि वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा कि सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है और एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। अगर टेस्ला बात करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। अगर गॉस का बात करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो मैक्सवेल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि पैरा चुंबकीय पदार्थ, पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होता है? पैरा चुंबकीय पदार्थ के सापेक्ष चुंबकशीलता का मान इकाई से कुछ अधिक होता है, इकाई से कुछ अधिक होता है। पैरा चुंबकीय किसको कहते हैं? तो अनुचुंबक को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो अनुचुंबक को कहते हैं। तो हम बताए थे कि अनुचुंबक में इकाई से कुछ अधिक होता है। अगर इकाई से बहुत अधिक बोलता है तो ये मारिएगा लौह चुंबक में होता है, लौह चुंबक। और इसका इंग्लिश भी याद रखेगा फेरोमैग्नेटिक होता है, कह के देखिएगा इंग्लिश ही लिख देता है। तो फेरोमैग्नेटिक होता है, लौह चुंबक होता है जो इकाई से बहुत अधिक होता है। इकाई से कुछ कम होता है तो कम में याद रखेगा कौन सा? तो डाईमैग्नेटिक होता है जो इकाई से कुछ कम होता है, डाईमैग्नेटिक इकाई से कुछ कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसके सिद्धांत पर दर्शाया गया है? एक सूत्र आपको दिया गया है कि बताइए निम्न में से सूत्र है जो किसके सिद्धांत को दर्शाता है? जो ई बराबर है -n/d∅dt होता है, -n/d∅dt होता है। किसको दर्शाता है? तो लेंज के नियम को दर्शाता है, लेंज के नियम को दर्शाता है, लेंज के नियम को। अगर बात करेगा तो मानते हैं कि नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ एक नॉर्थ पोल लीजिएगा और ये साउथ हो गया। उसी तरीके से एक और मैग्नेट लीजिएगा और ए भी हो जाता है, जैसे मानिएगा साउथ, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल हो गया। और बीच में ये बताइए यहाँ चुंबकीय रेखाएं निकलेगा, चुंबकीय रेखाएं निकलेगा और इस फ्लक्स को जो काटेगा, चुंबकीय रेखाएं के समूह को, फ्लक्स को जो काटेगा, तो ये बताइए इसका विरोध करेगा। और वही जिससे वो जनरेट हुआ है और उसी का विरोध करता है, वो वही बात बोला तो कौन? लिंज ने बोला था कि फ्लक्स कटेगा और ईएमएफ जनरेट होगा। तो ई को हम ईएमएफ भी कहते हैं, ईएमएफ भी कहते हैं या धारा भी कहते हैं। तो फ्लक्स कटेगा और ईएमएफ जनरेट होगा, धारा जनरेट होगा। तो ई होता है, ईएमएफ बराबर होता है -n/d∅dt। एफ है जो फ्लक्स है, एफ है जो क्या है? तो फ्लक्स है। तो ये बताइए कि जिससे फ्लक्स कटा उसी
उसी का विरोध करता है, इसीलिए इसका माइनस लेते हैं। और ये कौन बोला था? तो लेंज का नियम में कहा था कि जिससे उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है, इसी के कारण माइनस लिया जाता है। और ये नियम कौन दिया था, सूत्र कौन दिया था? तो ये सूत्र दिया था लेंज ने। अगर फैराडे का नियम का अगर बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत कौन दिया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो फैराडे ने दिया था। फ्लेमिंग का नियम में दो था, एक दायां हस्त का नियम था और एक बायां हस्त का नियम था। दायां हस्त पर जनरेटर काम करता है और बायां हस्त पर कौन करता है? तो मोटर काम करता है। ये दोनों याद रखिएगा कि दायां हस्त पर जनरेटर काम करता है और बायां हस्त पर मोटर काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि चुंबक के ध्रुव बोला है अलग किए जा सकते हैं, अलग नहीं किए जा सकते हैं। तो चुंबक का ध्रुव कभी भी अलग नहीं किए जा सकते हैं। आपको जैसे हम बताते हैं कि जैसे एक चुंबक लीजिएगा इस तरीका से, ये एक नॉर्थ पोल हुआ और ये एक साउथ पोल हुआ। तो इस तरीका से अगर मानते हैं कि इसको बीच में अगर काटिएगा तो काटला के बाद ये अपने से जनरेट ले लेता है नॉर्थ पोल और यहाँ ले लेगा साउथ पोल। इसीलिए अलग नहीं किया जा सकता। जब अलग कीजिएगा तो फिर ऑटोमेटिक वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपना जनरेट कर लेता है। इसीलिए बोला गया कि चुंबक के ध्रुव को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। आपको हम पीछे भी हम बताए थे कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है इनमें से सभी। जैसे कार्बन स्टील का भी अस्थायी चुंबक बनता है, एल्निको मतलब होता है एल्युमिनियम होता है, निकेल होता है, फिर एल्निको भी प्रयोग किया जाता है, एल्कोनेक्स का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सब सारा है जो अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। अब अस्थायी चुंबक का डिफिनेशन याद रखिएगा कि एक आसानी अति कठिन से चुंबकत्व होता है और कठिन से ही चुंबकत्व खोता भी है। तो ये हो गया अस्थायी चुंबक। लेकिन यहाँ बोलेगा कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का उपयोग करते हैं। मृदु लोहा का उपयोग करते हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। मृदु लोहा का उपयोग करते हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। अगले प्रश्न देखिएगा, और मृदु लोहा के साथ साथ नर्म लोहा भी दे देता है। नर्म लोहा, तो दोनों याद रखिएगा, नर्म लोहा या मृदु लोहा का उपयोग हम करते हैं किसको बनाने में? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि फ्लक्स का घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है? फ्लक्स के घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है? तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है फ्लक्स का एसआई मात्रा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा क्या दर्शाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अंगूठा को दर्शाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल को कौन दर्शाता है? तो अंगूठा दर्शाया जाता है। जब फ्लेमिंग का अगर लॉ पढ़िएगा तो 3 अंगुली निकालिएगा, एक अंगूठा हो गया, एक हो गया बीच वाला, एक मध्यमा हो गया। जब 3 निकालिएगा तो अंगूठा होता है जो बल को दर्शाता है, अंगूठा है जो बल को दर्शाता है, और एक आता है मध्यमा। तो मध्यमा है जो धारा या ईएमएफ को दर्शाता है, और एक होता है तर्जनी। एक बताइए तर्जनी किसको दर्शाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को। याद रखिएगा कि तर्जनी है जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, मध्यमा है जो धारा या ईएमएफ को दर्शाता है, और ये बताइए कि बल की गति को कौन दर्शाता है? तो अंगूठा दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि एक चुंबक के ध्रुव होते हैं। एक चुंबक के ध्रुव का अगर बात करेगा कि एक चुंबक का ध्रुव अलग नहीं किया जा सकता है, तो देखिए क्वेश्चन 2018 में पूछा है और इसके पीछे 2 करवाए थे क्वेश्चन, शायद 2014 या 16 में पूछा गया था। तो इसको चुंबक को अलग नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है। बोला है कि एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है। ये बताइए, लोहा को आकर्षित करेगा, स्टील को भी आकर्षित करेगा, निकिल को भी आकर्षित करेगा, लेकिन कांसा को आकर्षित नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कांसा को आकर्षित नहीं करता है। कांसा होता है जो किस में चल जाता है? तो डाई मैग्नेटिक में चल जाता है, और वो आकर्षित नहीं करता, मतलब वो जहां तक कि विकर्षित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकीयशीलता के उल्टा क्या होता है? चुंबकशीलता, इसे बात करेगा कि चुंबकशीलता का उल्टा क्या होता है? तो प्रतिष्ठंभ होता है। आपको समझाते हैं कि जैसे एक पढ़े होंगे चलकता, ये बताइए चलकता हो गया। तो चलकता में विद्युत धारा आसानी से प्रवाह करता है, जैसे सबसे ज़्यादा विद्युत चलकता किसका होता है? तो चांदी का होता है। लेकिन उसी तरीके से अगर प्रतिरोध का अगर बात करिएगा तो प्रतिरोध है जो क्या करता है? धारा को विरोध करता है। और जैसे इसमें ले लीजिएगा, जैसे रबर हो गया,
रबर हो गया। तो ये बताइए कि चालकता का अपोजिट कौन काम करता है, प्रतिरोध करता है। उसी तरीका से यहाँ भी काम करता है कि बताइए कि चुंबकशीलता, चुंबकशीलता का उल्टा क्या होता है, तो प्रतिस्तंभ करता है। चुंबकशीलता का उल्टा कौन करता है, तो प्रतिस्तंभ करता है, जो उल्टा होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगा। तो प्रेरित धारा सबसे अधिक होता है 90 डिग्री पर होगा। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि BIL sin थीटा, BIL sin थीटा पढ़े होंगे। तो BIL है, B है जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये धारा है, और sin थीटा हो गया। तो ये बताइए कि अगर 90 डिग्री पर बात करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र के सब प्रेरित धारा सबसे महत्तम होता है 90 डिग्री पर। लेकिन 0 डिग्री पर क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। 0 डिग्री पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, और 90 डिग्री पर क्या होता है, तो महत्तम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा चुंबकीय फ्लक्स का इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स का अगर इकाई का अगर बात करेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का इकाई कौन सा होता है, तो वेबर होता है। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा कि बताइए सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो मैक्सवेल होता है। क्या होता है, तो मैक्सवेल होता है। लेकिन टेस्ला का अगर बात करेगा तो टेस्ला है जो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक कौन सा होता है, तो टेस्ला होता है। और सीजीएस मात्रक की बात करेगा कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है, तो गॉस होता है। सीजीएस मात्रक गॉस होता है, और एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान क्या होता है। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान क्या होता है। तो वायु तथा निर्वात की अगर चुंबकशीलता का अगर बात करेगा तो ये इकाई के बराबर होता है। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता किसके बराबर होता है, तो इकाई के बराबर होता है, इकाई के बराबर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि अति सूक्ष्म भागों में अगर बात करिएगा कि अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या क्या होगी। तो देखिए अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर, जैसे ये बताइए कि यहाँ हम नॉर्थ पोल लिए और इसको हम साउथ पोल लिए, और इसको अगर बीच से काट दीजिएगा ना तो फिर ये अपना दो को बना ही लेगा, दो को बना लेगा, इस साउथ पोल बना देगा, ये नॉर्थ पोल बना देगा। तो इसको अस्तित्व क्या रहेगा, तो दो ही पोल रहेगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निर्वात को माना जाता है। अगर निर्वात का अगर बात करेगा कि निर्वात को माना जाता है, तो निर्वात को माना जाता है लौह चुंबकीय सामग्री माना जाता है, लौह चुंबकीय सामग्री माना जाता है। अगर बात करेगा लौह चुंबकीय सामग्री का, तो लौह चुंबकीय सामग्री में अगर बात करेगा चुंबकशीलता का, तो इसमें चुंबकशीलता जो होता है वो होता है 1000 से अधिक होता है, 1000 से अधिक होता है, 1000 से अधिक होता है। और इसी में अगर बात करेगा कि लौह चुंबकीय में कौन कौन आता है, तो लौह चुंबकीय में कौन कौन आएगा, तो निकेल आएगा, कोबाल्ट आएगा, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, और इसी के साथ आयरन आता है। निकेल, कोबाल्ट और आयरन आता है, निकेल, कोबाल्ट और आयरन। क्या बोले हम, तो निकेल बोले हैं, कोबाल्ट बोले हैं, और आयरन आता है। फिर अगर बात करेगा अणुचुंबकीय में, तो अणुचुंबकीय में हम बताए थे कि ऑक्सीजन को याद रखेगा और लास्ट में मार लगा रहता है, वो होता है कौन सा, तो अणुचुंबकीय होता है। अगर प्रतिचुंबकीय का अगर बात करेगा तो एक फेमस ऑप्शन आता है, वो आता है कॉपर। कॉपर होता है जो प्रतिचुंबकीय रखता है, और ये इकाई से कम होता है। ये क्या होता है, तो इकाई से कम होता है। अगर अणुचुंबकीय का बात करेगा तो इकाई से कुछ ज़्यादा होता है, इकाई से ज़्यादा होता है। और ये होता है लौह चुंबकीय होता है जो इकाई से नहीं 1000 से ज़्यादा होता है, 1000 से ज़्यादा होता है। इसलिए देखिएगा लोहा में चुंबकत्व गुण ज़्यादा रहता है, उसके कंपेरिजन में अणुचुंबकीय हो गया, फिर प्रतिचुंबकीय हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि वह ताप जिसके ऊपर, वह ताप है, बोलता है कि वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अणुचुंबकीय या जिसके नीचे लौह चुंबकीय हो जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्यूरी ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, तो क्यूरी ताप कहलाता है। आपको हम बता देते हैं कि क्यूरी ताप जो कन्वर्ट होता है, वो क्यूरी ताप कन्वर्ट होने के कारण जैसे कि मान लेते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है, अगर बात करेगा लौह चुंबकीय पदार्थ का, तो लौह चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन सा होता है, तो निकेल होता है, उसी तरीके से कोबाल्ट होता है और आयरन होता है। निकेल, कोबाल्ट और आयरन होता है, निकेल, कोबाल्ट और आयरन होता है। अगर सीरीज का हम बात करते हैं, एक सेकंड आपको हम बता देते हैं, जिसे बात करेगा लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ का, तो लौह चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन आता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ में आता है Fe आता है, निकेल हो गया, आयरन हो गया, निकेल हो गया और कोबाल्ट हो गया। और ये बताइए कि आयरन को अगर 973 केल्विन पर 973 केल्विन पर गर्म करिएगा, उसी तरीका से निकेल को 673 केल्विन पर गर्म करिएगा, और उसी तरीका से कोबाल्ट को 373 केल्विन पर गर्म करिएगा। तो जब इतना गर्म करिएगा 973 केल्विन पर, उसी तरीका से कोबाल्ट को 373 पर गर्म करिएगा,
इतना पर जब गर्म करिएगा इसको तो ये किस रूप में चल जाएगा, तो ये अनुचुंबकीय में चल जाता है, ये अनुचुंबकीय में चला जाता है। और यही प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लौह चुंबकीय में परिवर्तन हो जाता है उसी को हम कहते हैं क्यूरी ताप कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले तरफ प्रश्न में बोला गया है 35 प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित, अगर बात करिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित, उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक कलेक्टर आमतौर पर दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है, निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। बोला कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है। तो निश्चित स्थिति में अगर बात करेगा कि देखिए उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध के बाद ये कहाँ झुकल रहेगा, तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में झुकल रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्या कि उत्तरी गोलार्ध बोल दिया है तो जब भी चुंबक जो लटकता है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में लटकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है, किस बल की प्रकृति है जो विद्युत चुंबकीय नहीं है, ये बताइए। पिंड का भार है जो विद्युत चुंबकीय नहीं होता है, पिंड का भार है जो विद्युत चुंबकीय नहीं होता। बाकी रस्सी के तनाव वो एक बल है, तनाव बल भी एक चुंबकीय होता है, घर्षण भी होता है और स्प्रिंग भी होता है, लेकिन भार होता है, पिंड का भार होता है जो विद्युत चुंबकीय नहीं होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा जिस पदार्थ की धारण शक्ति, अगर बात करिएगा कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह बनाने के लिए उपयुक्त होता है। बोला है कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह बनाने के लिए उपयुक्त होती है, किसका, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होती है। अस्थायी चुंबक, जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह बनाने के लिए उपयुक्त होती है, कौन सा, अस्थायी चुंबक। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्टील का उपयोग करते हैं। अगर अस्थायी चुंबक का बात करते हैं तो इसको हम नर्म लोहा का उपयोग करते हैं, नर्म लोहा। और नर्म लोहा के साथ इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, तो मृदु लोहा। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो मृदु लोहा बोलते हैं, मृदु लोहा बोलते हैं। तो नर्म लोहा या मृदु लोहा को अस्थायी चुंबक बनाया जाता है और अस्थायी चुंबक के लिए स्टील का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा है जो लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगर बात करिएगा कि कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ में हम 3 को बताए थे कि याद रखेगा, एक Fe होता है, एक निकेल होता है और एक कोबाल्ट होता है। ये बताइए निकेल होगा जो कौन सा होगा, लौह चुंबकीय होगा। अगर प्लेटिनम का अगर बात करेगा, प्लेटिनम और एल्युमिनियम का बात करेगा तो किस में चल जाएगा, तो अनुचुंबकीय में चल जाएगा, अनुचुंबकीय में चल जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखिएगा मान लगा हुआ है, लास्ट में मान लगा हुआ है। लेकिन जस्ता का अगर बात करेगा तो जस्ता किस में चल जाता है, तो ये चल जाता है पैराचुंबकीय, जिसको हम डाई मैग्नेटिक बोलते हैं, डाई मैग्नेटिक बोलते हैं, वहां चल जाएगा कौन सा, तो जस्ता चल जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं, अगर बात करिएगा कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। बोला है कि चुंबकीय बल रेखाएं के किसी बिंदु पर आरेखित से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है स्पर्श ज्या से, स्पर्श ज्या से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि एक धारावाही परिनालिका है, एक धारावाही परिनालिका है। देखिएगा, बोला है कि एक धारावाही परिनालिका, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन है जो सही है। धारावाही परिनालिका के लिए कौन सा कथन सही है, तो देखिएगा इसका उपयोग मृदु लोहा के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। तो ये सही है कि मृदु लोहा को चुंबकित करने के लिए, मृदु लोहा को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। बोला यह क्षण चुंबक के भांति कार्य करता है, तो ये भी सही है, क्षण चुंबक के भांति कार्य करता है। जैसे ये बताइए कि परिनालिका कर दीजिएगा इस हिसाब से और इसी पर तार जब लपेट दीजिएगा तो यही है परिनालिका। तो ये बताइए कि क्षण चुंबक की तरह भांति कार्य करता है। ठीक है, ये क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित होता है, तो ये गलत है, क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही है। पहला नंबर में इसका उपयोग मृदु लोहा के टुकड़ों को चुंबकित करने के लिए किया जाता है और दूसरा में बोला यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, तो ये दोनों सही है, लेकिन तीसरा इसका गलत है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत से, अगर बात करिएगा कि एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी,
किस प्रकार की होगी। बोला कि एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर होगी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर। किसी भी मैग्नेट को अगर लटकाइएगा तो नॉर्थ और साउथ की ओर लटकता है, वही बात बोला है तो चुंबकीय ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अगर बात करिएगा कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक में विभवांतर प्रेरित करता है, जिसकी वजह से एक विद्युत धारा प्रेरित होता है, जिसकी वजह से एक विद्युत धारा प्रेरित होता है। ये नियम दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण ने। बोला है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक में विभवांतर प्रेरित करता है, जिसकी वजह से एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत। और ये कौन दिया था, तो फैराडे ने दिया था, फैराडे ने दिया था। और फैराडे ने कहा था कि फ्लक्स कटेगा और ईएमएफ जनरेट होगा। अगर फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ कह लीजिए या धारा कह लीजिए, ईएमएफ कर लीजिए या धारा कह लीजिए। तो फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ या धारा जनरेट होगा। अगर इसका बेसिक बता देते हैं आपको, जैसे ये बताइए कि नॉर्थ पोल ले लीजिएगा और यहाँ से एक ले लीजिएगा साउथ पोल, और यहाँ से जो फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगा, ये पूरा समूह को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। पूरा जो बल रेखाएं के समूह को हम फ्लक्स कहते हैं। और यहाँ जब फ्लक्स से किसी चालक से कटवाइएगा, इस चालक से कटवाइएगा तो यही फ्लक्स जब कटता है तो फ्लक्स जो कटता है उसी के कारण यहाँ ईएमएफ और धारा जनरेट होता है। और यही बात बोला था फैराडे ने भी कि फ्लक्स कटेगा और ईएमएफ जनरेट होगा। और ये किस सिद्धांत पर बात किया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर। इसी पर काम करता है जनरेटर। बोलेगा कि जनरेटर किस पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़, स्वतंत्र रूप से बोला है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है। तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ जो इंगित करेगा वो उत्तर भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण की ओर इंगित करता है। अगला 44 नंबर में प्रश्न बोला गया है, पढ़ लीजिएगा, इसका ऑप्शन है जो नेक्स्ट पेज में है। इसमें बोला है कि एक सीधे धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है, इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है। तो देखिएगा ऑप्शन में एक धारावाही चालक दिया गया है और उसमें से आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा कथन है जो सत्य है। बोला है कि चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रित वृत्त होती है, संकेंद्रित वृत्त होती है। अगला बोला है कि जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है, तो ये गलत है। अगले देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, तो ये सही है और पहला सही है। आपको यहाँ बता देते हैं कि जिसे मान लीजिएगा कि एक हम धारावाही चालक लेते हैं, तो धारावाही चालक अगर इस तरीका से लीजिएगा और इस पे धारा अगर दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करवाइएगा, तो इसमें चारों ओर मैग्नेट क्षेत्र पैदा लेता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा लेता है। तो धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र जब बढ़ता है तो प्रबलता क्या होता है, घटते जाता है, प्रबलता घटते जाता है, क्योंकि रेडियस बढ़ता है तो प्रबलता घटते जाता है, तो ये गलत है। और इसमें पढ़िएगा, पहला में बोला है कि चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त के रूप में होता है, तो देखिए संकेंद्रित वृत्त के रूप में होता है, तो ये तो राइट होगा, दूसरा गलत हुआ। और तीसरा देखेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठा, जब दाएं हाथ के अंगूठा पेन जब पकड़िएगा, पेन में अंगूठा ऊपर की दिशा ले जाइएगा, तो जो चारों अंगुलियां दिखाएगा वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो इसके माध्यम से आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं, तो ये भी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 भी। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा दोस्त, बता देते हैं कि मैग्नेट एक ऐसा चैप्टर है कि आपको अगर कंसेप्ट होगा थोड़ा बहुत तब समझ में आवेगा, नहीं तो अगर आप कंसेप्ट आप नहीं अगर पढ़े हैं अभी, तो इसका वीडियो हम अपलोड करेंगे कंसेप्ट का भी, वो भी देख लीजिएगा। काहे कि मैग्नेट से लैंग्वेज बेस ही प्रश्न बनाया गया है। और देखिएगा कोई भी एक्स्ट्रा कहीं से किताब से नहीं उठाया गया है, जो भी रेलवे के द्वारा प्रश्न बना है वही प्रीवियस पेपर करवा रहे हैं। इस लेवल से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एलपी हो, जेई हो, टेक्नीशियन हो, उसके कंपैरिजन में अगर करिएगा तो उससे वैकेंसी बहुत इसमें कम है, तो पेपर का तो लेवल तो अच्छा खासा ही सेट करेगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना किसके कारण होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना किसके कारण होती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना जो होता है दिया था कौन, तो फैराडे ने दिया था।
फैराडे ने दिया था। तो आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की नियम किसने दिया था, तो फैराडे ने दिया था। और उसने कहा था कि जब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, फ्लक्स जब कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। तो देखिएगा कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, फैराडे साहब ने कहा था कि जब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। मानते हैं कि ए हुआ नॉर्थ पोल और ए हुआ साउथ पोल। यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल में चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगा, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीका से निकलेगा और चुंबकीय बल रेखाएं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और यहाँ से कोई चालक से जब काटिएगा तो इस चालक से काटेगा तो इस चालक से कटता है तो ईएमएफ जनरेट होता है। और यही है कि फ्लक्स को काटता है तो ईएमएफ जनरेट होता है। और यही बात बोला था विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना में। और किसने दिया था, तो फैराडे ने दिया था। फैराडे ने बोला था कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कि कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन, कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। बोला है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित कथन पर विचार करना है। आपको हम बता देते हैं कि आरोपित बल जो होता है वो F बराबर होता है BIL sin थीटा, BIL sin थीटा होता है, BIL sin थीटा होता है आरोपित बल। और इसी से आपको कथन निकालना है कि इसमें दिया गया ए और बी में कौन सा इसके आरोपित बल के संबंधित कथन है। पहला में देखिएगा, बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा समान होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर उलट दीजिएगा तो बल की दिशा समान रहेगा। आपको हम बता देते हैं कि जैसे नॉर्थ पोल लीजिएगा और ये साउथ पोल लीजिएगा, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रहा है और यहाँ मानते कोई चालक रखिएगा तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। और इसी को जब पलट दीजिएगा, इसको नॉर्थ बना दीजिएगा, इसको साउथ बना दीजिएगा, तो इस पर बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर बल की दिशा समान होती है। तो ये सही है, ये इसके लिए सही है। दूसरा देखिएगा, बोला है कि बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। ये बताइए फ्लेमिंग को लॉ जो बाएं हाथ का नियम काम करता है वो मोटर के लिए काम करता है, मोटर के लिए। लेकिन आपसे प्रश्न बोला आरोपित बल से संबंधित कथन पर विचार करना है, तो ये गलत दे दिया है, ये दिया है मोटर के लिए दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल एक सही है। और ये किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय में ऊर्जा है जो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। आपको हम समझा देते हैं कि अगर किसी भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करवाइएगा, किसी चालक तार से, HC और स्टेड ने बोला था, HC और स्टेड ने कहा था कि किसी भी चालक तार से अगर धारा प्रवाहित करवाइएगा तो उसमें चारों तरफ मैग्नेट जनरेट हो जाता है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। तो ये बताइए कि पहले आप क्या दिए, विद्युत दिए, और विद्युत के बाद क्या बन गया, तो चुंबकीय क्षेत्र आ गया, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया या चुंबकीय पैदा हो गया। तो विद्युत से चुंबकीय होता है। यही प्रश्न बोला है कि विद्युत चुंबक में बताइए कि विद्युत ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा में बदल जाता है, तो चुंबकीय में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र में होते हैं। अगर चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा तो चारों ओर मैग्नेट क्रिएट करता है इस तरीका से। ये बताइए एक बंद वक्र में बनता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है दोस्त, थोड़ा देखिएगा, समझ लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी प्रश्न बना है वो 2022 में बना हुआ है। देख सकते हैं कि प्रीवियस पेपर ही करवा रहे हैं। बोला है कि विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के सही गुणधर्मों की पहचान कीजिए। बोला है कि निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणधर्मों का पहचान कीजिए। दोस्त बता देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आए तो आप ये डिसाइड करिएगा, पहले 4 को या 5 को जो भी ऑप्शन दे, जो गलत दिया है उसको पहले ऑप्शन में हटाने का कोशिश करिएगा। वहां से आपको एक सुविधा मिलेगा कि बहुत सा ऑप्शन ऐसा होगा जो कटना शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा चुंबकीय रेखाएं के बारे में देखिए,
देखिएगा, बोला कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होता है, तो ये सही है। आपको हम बताए थे कि चुंबकीय जो होता है वो बंद पास होता है इस तरीके से, तो देखिए बंद पास है, तो ये सही है। ठीक है, आपसे पूछा है कि कौन सा गुणधर्म पहचान कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में कौन सा सही गुणधर्म, सही पहचान करना है। बोला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक के उत्तरी ध्रुव से इसके दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ये बताइए, देखिएगा कि जैसे मैग्नेट है, ये हुआ नॉर्थ पोल और ये हुआ साउथ पोल। बाहर की ओर जाइएगा तो नॉर्थ से साउथ जाता है, बाहर की ओर जाइएगा तो नॉर्थ से साउथ जाता है, तो ये भी सही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती है। अगले प्रश्न पढ़िएगा, अगले ऑप्शन में बोला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करता है, तो ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करता है, तो ये गलत दिया है। अगले प्रश्न डी देखिएगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हो, इसको क्या पढ़िएगा, सघन हो, तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होगी, तो ये भी सही है कि जब सघन होगा तो प्रबलता उच्च होगा। अगले देखिएगा, इसमें बोला है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, तो ये गलत है। क्षेत्रफल में नहीं है, फ्लक्स जो कहलाता है वो चुंबकीय बल रेखाएं के समूह को हम फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं के समूह को हम फ्लक्स कहते हैं। तो देखिएगा इसमें गलत कौन कौन सा होगा, तो सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, सी इसमें है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो राइट आंसर होगा। यहां से आप सी के सहारे से ऑप्शन काट के डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला कि किसी परिनालिका के भीतर, बोला गया है कि किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती है। बोला कि किसी भी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर होती है, समानांतर रेखाएं में होती है। किसी भी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो समानांतर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है। चुंबकीय जो कंपास होता है उसमें से क्या होता है, तो चुंबकीय कंपास में एल्युमिनियम के एक सूचक पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा सा चुंबक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि एल्युमिनियम के एक सूचक होता है जो पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा सा चुंबक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर अगर हम बात करिएगा चुंबक के उत्तरी ध्रुव का, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है, ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है। देखिएगा, जिसे मान लेते हैं ये मैग्नेट है, तो ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ, तो यहाँ से निकलेगा चुंबकीय बल रेखाएं, तो इस तरीका से साउथ पोल पर जाएगा, इस तरीका से, और फिर यहाँ से निकलेगा तो इस तरीका से फिर साउथ पोल पर होते हुए जाएगा। तो यहाँ से जो निकलता है वो ध्रुवों से निकलता है, ध्रुवों से निकलता है, तो वही बोला कि ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होता है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा पदार्थ है जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो हम बताए थे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा, तो मृदु लोहा का उपयोग करते हैं। आपको चुंबक में एक अस्थाई भी हम बताए होंगे, एक अस्थाई चुंबक होता है, एक अस्थाई चुंबक होता है, एक अस्थाई चुंबक होता है। ये बताइए, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग करते हैं, स्टील या इस्पात का उपयोग करते हैं, इस्पात का उपयोग करते हैं। लेकिन अस्थाई चुंबक बनाने के लिए हम नर्म लोहा या मृदु लोहा का उपयोग करते हैं, नर्म लोहा या मृदु लोहा का उपयोग करते हैं। तो मृदु लोहा दिया गया है, तो यही अस्थाई है। अब बात करेगा अस्थाई में कौन कौन सा होता है, तो अस्थाई जैसे विद्युत हो गया, तो विद्युत एक अस्थाई है, दीजिएगा उसमें विद्युत प्रवाहित करिएगा तो मैग्नेट होगा, और जब प्रवाहित रोक दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो ये एक अस्थाई हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना में धारावाहिक कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर बोला है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाहिक कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर में शून्य प्रेक्षण प्रदर्शित करता है, शून्य प्रेक्षण प्रदर्शित करता है। अब समझिएगा इसका, जिसे बोला है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाहिक कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के
स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। आपको हम समझा देते हैं गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर में है कि अगर मानते हैं कि गैल्वेनोमीटर में चाहे तो चालक के पास जैसे गैल्वेनोमीटर ले जाइए या गैल्वेनोमीटर को लाइए यहाँ इस तरीका से, तब वहाँ फ्लक्स कटेगा और कटला के बाद यहाँ संकेत है, इसका सूचक है जो दिखाएगा। लेकिन अगर स्थिर रख दीजिएगा तो सूचन अति शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करेगा। इसका जो सुई होगा वो शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। तो अप डाउन करना पड़ेगा आपको, चाहे तो चालक के पास ले जाइए या अति विद्युत चुंबकीय के पास ले जाइए गैल्वेनोमीटर को, या गैल्वेनोमीटर को विद्युत चुंबकीय के पास लाइए। तो इसमें अगर स्थिर रख बोला स्थैतिक होने पर, तो स्थैतिक होने पर शून्य दिखा देता है। स्थैतिक होने पर क्या दर्शाता है, तो शून्य प्रक्षेपण प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें कहा गया है, बोला है कि परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित किया जा सकता है। बोला है कि परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित मतलब उलटा या हटाया पलटा जा सकता है। तो धारा की दिशा को उलट दीजिएगा, धारा की दिशा जैसे विद्युत चुंबक दिया है, अभी बताइए यहाँ से आप धारा गुजारे तो यहाँ मैग्नेट इस तरीका से बना, अति चुंबकीय क्षेत्र बना। इसी तरीके से अगर धारा को उलट दीजिएगा, धारा को अगर दिशा को पलट दीजिएगा तो परिवर्तित हो जाएगा, विद्युत चुंबक की ध्रुवता क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो धारा की दिशा को आप पलट के परिवर्तित कर सकते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, इसमें कहा गया है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के द्वारा बल लगाया जा सकता है। बोला है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के द्वारा बल लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बोला है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे चुंबक के द्वारा बल लगाया जाता है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला कि एक नाल चुंबक पर विचार कीजिए जिसका उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर है, उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर है और दक्षिणी ध्रुव पूर्व की ओर है। बोला है कि एक नाल चुंबक पर विचार कीजिए जिसका उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर और दक्षिणी ध्रुव पूर्व की ओर है और एक चालक छड़ एक गैल्वेनोमीटर के साथ शिथिल संयोजित ध्रुव के बीच ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा का दिशा क्या होगा। तो ये बताइए कि यदि छड़ चुंबक को ध्रुवों के बीच ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाया जाता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाया जाता है, तो बोला है ले जाया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो नीचे की ओर ले जाएगा, तो नीचे की ओर ले जाएगा तो नॉर्थ से साउथ जाएगा, इसका हो जाएगा कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, जहां से चुंबकीय क्षेत्र निकलती है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है। एक मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ, तो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलता है तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाएगा। तो बोला कि किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, कौन सा, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होती है। बोला है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा किस पर निर्भर होती है। तो ये बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा पर, केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर, केवल धारा की दिशा पर, ना धारा की दिशा पर और ना ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करता है। आपको हम यहाँ बता देते हैं, इसे एक लीजिएगा, एक नॉर्थ पोल हुआ और एक साउथ पोल हुआ और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रहा है और यहाँ एक चालक लिए, एक यहाँ चालक लिए। अब पढ़िएगा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। अब ये बताइए चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल,
धारावाही चालक और ये धारावाही चालक हुआ, तो ये तो चालक हुआ, और इस पर कार्य करने बल की दिशा किस पर निर्भर करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करेगा और साथ साथ में धारा की दिशा पर भी निर्भर करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे देख सकते हैं कि एफ बराबर जो होता है वो BIL sin थीटा होता है, BIL sin थीटा होता है। तो बी होता है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, आई होता है जो धारा होता है, और एल होता है जो चालक होता है, चालक की लंबाई होता है। तो ये बताइए कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो देखिएगा धारा पर भी डिपेंड कर रहा है और निर्भर कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर कर रहा है। तो यहां से भी आप स्पष्ट समझ सकते हैं, एफ बराबर BIL sin थीटा, BIL sin थीटा होता है। ये बताइए धारावाही चालक के बल की दिशा किस पर निर्भर करता है, तो बल की दिशा तो ये हो गया, तो ई हो गया चुंबकीय क्षेत्र, तो इस पर भी निर्भर कर रहा है, और एल हो गया चालक की लंबाई, एल हो गया चालक की लंबाई, और ए आई हो गया जो क्या हुआ, धारा हुआ, धारा, तो इस पर भी निर्भर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें कहा गया है कि वह घटना जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ती है। बोला है कि वह घटना जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ती है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहते हैं। आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की जो दिया था ये किसने दिया था, तो फैराडे ने दिया था, फैराडे ने दिया था। और फैराडे ने बोला था कि जब फ्लक्स कटेगा तो EMF जनरेट होगा। अगर फ्लक्स मानते हैं कि नॉर्थ पोल हो गया और ए साउथ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो इस तरीका से चुंबकीय बल रेखा निकलेगा। और ये बताइए पूरा समूह को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ये पूरा समूह को फ्लक्स कहते हैं। और यहाँ एक चालक लगा के अगर घुमा दीजिएगा तो फ्लक्स कटेगा, और फ्लक्स कटेगा तो EMF जनरेट होगा, EMF जनरेट होगा, EMF को ही हम धारा कहते हैं, EMF को हम क्या कहते हैं, तो धारा कहते हैं। तो ये जो काम करता है वो किस पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है, और इसी पर काम करता है जनरेटर। जनरेटर आपसे पूछेगा कि जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम, बोला कि कौन सा नियम या सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र, धारा की दिशा को सही वर्णन करता है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम है, एक सेकंड, बोला है कि कौन सा नियम या सिद्धांत एक ही समय में बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का सही वर्णन करता है, धारा की दिशा का सही वर्णन करता है। तो ये बताइए बल हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और धारा की दिशा का सही वर्णन कौन करता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम करता है। देखिएगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ उठाइएगा तो अंगूठा हो गया जो बल को बताता है, और ये बीच वाला जो होता है जिसको हम मध्यमा बोलते हैं वो धारा को बताता है, और जिसको हम तर्जनी बोलते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से हम कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के निर्धारण करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ये बताइए कि बल का निर्धारण होता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल लगने के लिए या धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करना है, तो लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उपयोग करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का काम करते हैं, और इसी पर काम करता है मोटर, इसी पर काम करता है कौन, मोटर करता है। अगर फ्लेमिंग का दाएं हाथ का काम बताइएगा तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कौन काम करता है, तो जनरेटर करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर जनरेटर काम करता है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कौन काम करता है, तो मोटर काम करता है। आपसे कभी भी अगर कोई भी प्रश्न में अगर बल का निर्धारण करने के लिए बोलेगा तो मारिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ, और अगर बोलेगा कि धारा को निर्धारण करने के लिए तो धारा के निर्धारण करने के लिए कौन सा, तो दाएं हाथ, धारा के लिए दाएं हाथ, और बल का निर्धारण करने के लिए बोलेगा तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है,
और प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाना है, प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए कौन सा हम उपयोग करेंगे? तो कुंडली में फेरों की संख्या को वृद्धि करेंगे, तो ये भी सही है कि कुंडली में फेरों की संख्या का वृद्धि करिएगा तो फ्लक्स कटेगा ज़्यादा। चुंबक की गति में वृद्धि करेंगे तो चुंबक की गति में वृद्धि करिएगा, ये भी सही है। कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करेंगे, तो ये बताइए प्रतिरोधकता है जो बाधा डालता है, एक तरह से रुकावट करता है, तो रुकावट के लिए तो कर नहीं सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि फेरों की संख्या बढ़ाइए और चुंबक की गति बढ़ाइए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, दोस्तों बता देते हैं जो भी प्रश्न है देखिएगा 2022 में ही पूछा गया ग्रुप डी में। इसमें देखिएगा बोला कि कौन सा कथन है जो सही है? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। दूसरा देखिएगा बोला कि कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है, तो ये सही है। इसमें देखिएगा चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र होता है। चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो बंद सतत वक्र में होता है, वक्र मतलब वृत्त के रूप में इस तरीका से होता है, तो ये भी सही है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होता है, तो ये गलत है, केंद्र में प्रबल नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा कि कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती है और चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र में या बंद सतत वक्र में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज माइकल फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। अगले प्रश्न देखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन का अगर बात करेगा तो एम बराबर दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन का बात करेगा तो प्रकाश वैद्युत दिया था, प्रकाश वैद्युत का सिद्धांत, और इसीलिए इनको 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल 1921 में प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला है कि यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है, यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो इसका क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र नियत रहेगा? नहीं। चुंबकीय घटकर शून्य हो जाता है? नहीं। चुंबकीय क्षेत्र घटता है? नहीं। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। अगर किसी भी परिनालिका कर लेते हैं, ये सोलेनॉइड लीजिएगा इस तरीका से और इसमें फेरों की संख्या बढ़ा दीजिएगा, तो फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है? बोला है कि यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है, तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात किया जाता है? तो हम बोले थे कि धारा अगर ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो फ्लेमिंग का दाहिने राइट हैंड होगा, फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम होगा, और अगर बोलेगा कि बताइए कि बल की गति या बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा होगा? तो लिफ्ट होगा। मतलब फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम धारा के लिए और फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम क्या होता है? तो बल के लिए होता है। और ये पता है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त का जो नियम काम करता है वो मोटर के लिए करता है। तो आपसे धारा पूछा है तो धारा तो हो गया फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम, तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम होगा। फिर से समझिएगा, जैसे दो प्रश्न यहाँ बनता, फ्लेमिंग ने दो नियम दिया था। अगर फ्लेमिंग का बात करिएगा कि फ्लेमिंग ने दो नियम दिया था, फ्लेमिंग का अगर बात करिएगा कि फ्लेमिंग ने दो नियम दिया था, फ्लेमिंग ने दो नियम दिया था, एक बायां हस्त का नियम दिया था, फ्लेमिंग का बायां हस्त का नियम हो गया, और एक दिया था दायां हस्त का नियम। दायां हस्त का बायां काम करता है मोटर के लिए और दायां हस्त काम करता है जनरेटर के लिए। यहाँ आपसे बोलेगा कि बल की गति ज्ञात किया जाता है, तो बल की गति ज्ञात किया जाता है बायां से, और यहाँ जो मिलता है वो धारा की गति, तो धारा के लिए होता है कौन सा? तो जनरेटर। आपको पता है कि जब घर में शादी ब्याह में अगर यूज करते हैं जनरेटर का, तो जनरेटर का मेन मकसद क्या होता है कि धारा निकाल के देना। तो धारा निकालने के लिए फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम, और मोटर किसके लिए लगाते हैं कि हमको बल मिले। जब पंखा में बल मिलता है तब वो नचता है, तो उसमें लगाते हैं कि बल हमको आउटपुट में मिले, तो वो फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम पर काम करता है। तो आपसे धारा के बारे में पूछा है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से सही कथन का
बोला है कि निम्नलिखित में से सही कथनों का पहचान कीजिए। बोला कि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक् सूचक रखकर ज्ञात किया जा सकता है। बोला है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक् सूचक रखकर ज्ञात किया जा सकता है। दिक् सूचक रखकर ज्ञात किया जा सकता है, तो ये सही है। अगले देखिएगा, बोला कि एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर और पूर्व की दिशा की ओर इंगित करता है, तो ये गलत है। उत्तर और पूर्व की दिशा की ओर इंगित नहीं करता है। बोला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होता है। चुंबक के ध्रुवों के निकट संघन होता है, तो ये सही है कि चुंबक के ध्रुवों के निकट क्या होता है, तो सघन होता है। बोला है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, तो प्रतिच्छेदित नहीं करता है। यहाँ आपको हम कंसेप्ट बता देते हैं, समझिएगा। जैसे ये बताइए कि एक लीजिएगा नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट लिए, एक नॉर्थ पोल हुआ, एक साउथ पोल हुआ, तो एक ध्रुव हुआ नॉर्थ का और एक ध्रुव हुआ साउथ का। तो यहाँ से जो बल रेखाएं निकलती है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, तो प्रतिच्छेदित नहीं करती है, तो ये तो कट गया। फिर बोला है कि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक् सूचक रखकर ज्ञात किया जा सकता है, तो ये सही हो गया। ये बताइए एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर पूर्व की ओर नहीं होता है, उत्तर पूर्व की ओर नहीं होता, उत्तर और दक्षिण की ओर होता है, तो ये भी गलत है। बोला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होता है। बता देते हैं आपको कि ध्रुवों की ओर सघन होता है और ये बीच में होता है विरल, मतलब कि कम होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है, सबसे कम कहाँ होता है, तो बीच में होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही हो गया कौन सा, तो ध्रुवों की ओर निकट सघन होता है, तो ए और सी सही है। तो ऑप्शन में देखिएगा ए और सी दिया है, तो ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा कहा गया है कि किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको। बोला क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। क्षण चुंबक के अंदर बोला है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, तो ये सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल क्षण चुंबक के बाहर विद्यमान होता है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो केवल क्षण चुंबक के बाहर विद्यमान होता है, तो ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो केवल क्षण चुंबक के बाहर विद्यमान होता है, ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कि केवल ए सत्य है, केवल ए सत्य है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक क्षण चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुणों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। बोला कि एक क्षण चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुणों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिएगा इसमें बोला कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास लूप बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास लूप बनाती है, बंद पास लूप बनाती है। अगले देखिएगा, तो ये तो सही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास लूप बनाती है। इसमें देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती है, तो ये भी सही है कि प्रतिच्छेदित नहीं करती है। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है, तो आपको हम बताए हैं कि बाहर जो होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, तो ये गलत हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो डी में दिया है। दोस्त बता देते हैं कि इस सेशन में 70 तक हम प्रश्न करवाए हैं। इसी तरीका से एक और इसमें सेशन हम लेके आएंगे, वहां से आपको प्रीवियस पेपर इस मैग्नेट का कंप्लीट हो जाएगा, जो 2022 में रेलवे के द्वारा जो भी प्रश्न ग्रुप डी में बना है उसका हम प्रीवियस करवा देंगे। इसमें आप